आप सभी का सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 11th इकोनॉमिक्स का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 5 नंबर वाला क्वेश्चंस बताने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो पर कंप्लीट बने रहें। और अगर आप लोग हमारी चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके हर एक क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल तरीके से और ईजी तरीके से देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि निर्धनता के प्रमुख कारणों की व्याख्या कीजिए। देखिए निर्धनता माने होता है गरीबी। तो गरीबी का जो कारण है, क्या क्या गरीबी का कारण है आप लोगों को बताना है। तो देखिए हमारे पास जो सबसे पहला जो पॉइंट है क्या है कि जनसंख्या में वृद्धि। वर्तमान समय में जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। जितना काम नहीं है उतना जनसंख्या बढ़ रहा है, इससे निर्धनता भी तेजी से बढ़ रही है। जाहिर सी बात है, वर्तमान टाइम का अगर बात करें, अगर वर्तमान समय की अगर हम लोग बात करें तो अभी क्या हो रहा है, जनसंख्या बहुत ही तेजी से बढ़ रही है। और जनसंख्या बढ़ रही है और अभी के टाइम में क्या है, काम जितना नहीं है उतना ज़्यादा पॉपुलेशन इनकी जनसंख्या हो गया है, जिसके चलते यहाँ पर निर्धनता भी तेजी से बढ़ रही है। ये हो गया आप लोगों का एक पॉइंट। देखिए यहाँ पर मतलब जितना भी पॉइंट मैंने लिख कर रखा ना, बहुत ही सिंपल पॉइंट है। आप लोग एक बार पढ़ेंगे तो आप लोगों का याद हो जाएगा। आप दूसरे चैनल में देखिए आप लोगों को इस प्रकार का नहीं मिलेगा। यहाँ पर हर एक चीज आप लोगों का याद हो जाएगा एक बार में, आपको टेंशन एकदम भी नहीं लेना है। हमारे पास जो अगला पॉइंट है बेरोजगारी। अब देखिए सर, जनसंख्या बढ़ेगी तो बेरोजगारी बढ़ेगी। वही मैंने लिखा है कि जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ बेरोजगारी भी बढ़ रही है। जितना रोजगार नहीं है उतना बेरोजगार है, इसलिए निर्धनता बढ़ रही है। ये हो गया 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट कि उद्योगों की कमी। देखिए हमारे भारत में मतलब एक्चुअल में कहा जाए तो है, उद्योग है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर उद्योगों की कमी है, उद्योगों की कमी है, इसलिए यहाँ पर निर्धनता भी बढ़ रही है। अज्ञानता एवं अशिक्षा। हमारे भारत देश में अभी भी अज्ञानता और अशिक्षा एकदम भरपूर मात्रा में आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगला जो पॉइंट है कि भारत की अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर है। देखिए भारत देश का जो अर्थव्यवस्था है ना, ये कृषि पर निर्भर करता है। और जो कृषि है ये हमारा प्रकृति पर निर्भर करता है। कृषि जो है ये किस पर निर्भर करता है, प्रकृति पर। वर्तमान समय में न समय पर वर्षा हो रही है और न ही समय पर ठंडी गर्मी, जिससे कृषि सही ढंग की नहीं हो रही है और निर्धनता बढ़ रही है। जाहिर सी बात है, देखिए पहला बात अगर यहाँ पर देखा जाए तो भारत का जो अर्थव्यवस्था है ये कृषि पर डिपेंड है, और ये जो कृषि है ये प्रकृति पर डिपेंड है। और वर्तमान समय में न सही समय पर वर्षा हो रही है, न सही समय पर ठंडा गर्मी, कुछ नहीं लग रहा है, इसलिए यहाँ पर कृषि खेती बाड़ी सही ढंग से नहीं हो रहा है और यहाँ पर निर्धनता बढ़ रही है। अगला पॉइंट है कि आलस्य भी निर्धनता का एक कारण है। आलस्य मतलब कामचोर, जिसको बोलेंगे निकम्मा, ठीक है, जो कुछ काम उम करेगा नहीं, तो आलस्य भी यहाँ पर निर्धनता का एक कारण यहाँ पर बन जाएगा। फिर आगे क्या है, कृषि क्षेत्र में तकनीक का अभाव। यहाँ पर हमारे पास अच्छा टेक्निक नहीं है, जिसके चलते भी यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर निर्धनता बढ़ रही है। किसानों का अनाज दलालों के हाथों में जाने से उन्हें अनाज का उचित दाम नहीं मिल पाता है, ये भी कारण हो जाएगा। देखिए किसान जो भी अनाज वगैरह जो भी मतलब करते हैं, अपने खेतों से जो भी चीज़ उत्पादन करते हैं, वे दलालों के हाथ में जब चले जाते हैं उनको सही दाम नहीं मिल पाता, इसलिए किसान भी यहाँ पर क्या हो जाते हैं, गरीबी में ही रह जाते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि जैविक कृषि क्या है, यह धारणीय विकास को किस प्रकार बढ़ावा देती है। तो चलिए देखते हैं जैविक कृषि। देखिए जैविक कृषि माने क्या होता है, जिस प्रकार देखिए अभी के टाइम में हम लोग जो भी खेती करते हैं, हम लोग जैसे कि अगर मैं आपको शॉर्टकट में बोलूँ, सार एक्चुअली में सार नहीं बोला जाता है, जैसे रासायनिक उर्वरक बोला जाता है इसको, तो सार आप लोग समझ जाएंगे, जैसे कि डीएपी, यूरिया, ये सब जो होता है ये सब चीज़ का यूज किया जाता है। अक्षर में इसको रासायनिक उर्वरक बोलते हैं, लेकिन मैंने आम बोलचाल में जैसे सार बोलते थे, मैंने सार बोल दिया, तो डीएपी यूरिया हो गया, ये सब हो गया। फिर कीटनाशक दवाइयों का यूज किया जाता था, ये सब जो चीज़ हो गया, ये हमारी जैविक खेती नहीं हुआ, ये जैविक कृषि नहीं हुआ। बल्कि जैविक कृषि में क्या होगा, हम लोग जैसे कि हो सके गोबर का यूज करेंगे, मूत्र का यूज करेंगे, ठीक है, या फिर सब्जी का छिलका वगैरह जो सड़ जाता है ये सब चीज़ का यूज करेंगे, तो ये होगा हमारा जैविक कृषि। यानी जैविक कृषि में क्या होता है, ये जो रासायनिक उर्वरक है या जो कीटनाशक है, तो ये सबको बढ़ावा नहीं दिया जाता है, बल्कि इनको नीचे दबाया जाता है, मतलब इनसे कोई लेना देना हमें नहीं है। फिर आगे कि धारणीय विकास को किस प्रकार बढ़ावा देती है। देखिए धारणीय विकास माने हो गया कि हमारा जो मान के चलिए जो भी चीज़ है, जिससे मान के चलिए हमारा जो कंट्री है, कंट्री हमारा डेवलप करेगा, बट पर्यावरण को किसी भी प्रकार कोई क्षति ना पहुंचे, ये बात हो जाएगा। फिर अभी हम लोग जो संसाधन का यूज करेंगे तो संसाधन का हम लोग सोच समझ कर यूज करेंगे, ताकि आगे आने वाले पीढ़ी के लिए भी संसाधन बरकरार बना रहे। तो ये सब जो चीज़ हो जाएगा, ये हो जाएगा धारणीय विकास हो जाएगा। नहीं विकास होगा लेकिन सोच समझ कर यहाँ पर विकास होगा, पर्यावरण को क्षति ना पहुंचे। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है, क्या लिखा है, पहला पॉइंट यहाँ पर पहला जो उत्तर आप लोग क्या देख सकते हैं कि जैविक कृषि
प्राकृतिक रूप से खाद्यान्न उगाने की प्रक्रिया को जैविक कृषि कहते हैं। प्राकृतिक रूप से, जो प्रकृति रूप से होगा, खाद्यान्न मैंने खाने का जो भी चीज उगाएंगे ना, इसी को जो प्रक्रिया होगा इसको जैविक कृषि बोलेंगे। जैविक कृषि भूमि की उपजाऊ शक्ति को बनाए रखता है। जैविक कृषि में हरी खाद, कंपोस्ट, गोबर इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। चलिए फटाफट नोट करिए। अब देखिए, यह धान्य विकास को निम्न प्रकार बढ़ावा देती है। कैसी देती है, देखिए ध्यान से। पहला पॉइंट क्या है, तो देखिए हमारे पास पहला पॉइंट क्या है कि भूमि की उपजाऊ शक्ति में वृद्धि हो जाती है। देखिए जैविक कृषि करने से क्या होता है कि भूमि की जो उपजाऊ शक्ति यानी कि जो उर्वरा शक्ति होता है ना, उसमें वृद्धि हो जाती है। अगला पॉइंट है फसलों की उत्पादकता में वृद्धि होती है। देखिए जब उपजाऊ शक्ति बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है फसलों का उत्पादन भी बहुत ही अच्छी मात्रा में होगा। आगे क्या है कि भूमि की जल धारण क्षमता बढ़ती है। भूमि से पानी का वाष्पीकरण कम होता है। फिर आगे है कि कचरे का उपयोग खाद्य बनाने में होने से बीमारियों में कमी आती है। देखिए जो यहाँ पर कचरा होता है, जैसे हम लोग का देखे होंगे आप लोग, जो मतलब देहात होता है उसमें गोबर का एक खाद टाइप का बनाया जाता है। उसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा कचरा होता है उसमें, ठीक है। उससे क्या होता है, बीमारी भी फैलती है। जब हम लोग उस कचरा का यूज करते हैं खेती में तो बीमारी भी उससे दूर भागती है, बीमारी भी कम होती है वहाँ से। फिर आगे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर आगे दिया गया है कि जैविक कृषि रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक की अवहेलना करता है। मतलब देखिए जो रासायनिक उर्वरक, जो मैंने अभी आपको सार बोल रहा था, ठीक है, आम बोलचाल में लोग सार बोलते हैं, डीएपी यूरिया जो होता है, फिर जो कीटनाशक होता है, ये सबको मतलब ये बढ़ावा नहीं देता है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर हमें दिया गया है कि पर्यावरण के कार्यों की व्याख्या कीजिए। पर्यावरण का क्या क्या कार्य है हमें बताना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर पर्यावरण के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। देखिए पर्यावरण जो है ना, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो है हमारा परि और एक है आवरण। एक है परि और एक है आवरण। अब देखिए परि माने क्या होता है, परि माने होता है चारों ओर से। परि माने होता है चारों ओर से, चारों ओर से। और आवरण माने होता है ढका हुआ, ढका हुआ। तो चारों ओर से ढका हुआ या फिर चारों ओर से इसको घेरा हुआ भी बोल सकते हैं। तो चारों ओर से ढका हुआ या फिर चारों ओर से घेरा हुआ जो भी मतलब क्षेत्र होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पर्यावरण बोलेंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि पर्यावरण दो शब्दों परि एवं आवरण से मिलकर बना है, जिसमें परि शब्द का अर्थ है चारों ओर से तथा आवरण शब्द का अर्थ है घेरे या ढके हुए से होता है। इस प्रकार हमारे चारों ओर के आवरण को ही क्या बोलते हैं, पर्यावरण कहते हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। फिर आप देखते हैं हम लोग यहाँ पर पर्यावरण का क्या क्या कार्य है, एक एक करके हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। देख सकते हैं आप लोग भी यहाँ पर पर्यावरण के कार्य। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या है कि पर्यावरण जो है जैव जगत को निवास क्षेत्र प्रदान करता है। जो हमारा पर्यावरण होता है जिसमें भी जीवन होता है, उसको क्या करता है, निवास मतलब रहने के लिए जगह देता है। पर्यावरण जैव जगत को संसाधनों का अपार भंडार प्रदान करता है। देखिए जो पर्यावरण है, जो भी जैव जगत है जिसमें जीवन होता है, ठीक है, उन लोगों को क्या करता है, संसाधन देता है। खाने के लिए, खाना बनाने के लिए, रहने के लिए, पहनने के लिए, हर एक चीज़ का यहाँ पर संसाधन देता है। पर्यावरण परिवर्तनों के प्रति जीवन अनुकूलता उत्पन्न करते हैं। देखिए पर्यावरण में परिवर्तन होता है जिससे हमें जीवन जीने में क्या होता है, अनुकूल यहाँ पर उत्पन्न करता है। अजैविक या जैविक घटक पर्यावरण के महत्वपूर्ण भाग तथा पर्यावरण के अजैव व जैव तत्व अपनी विशेषता के अनुसार पर्यावरण का निर्माण करते हैं। देखिए पर्यावरण के लिए जो अजैविक घटक है या फिर जो जैविक घटक है, हर ये दोनों चीज़ यहाँ पर क्या है, पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे अगर कहा जाए जैसे पेड़ पौधा में जीवन है, ये भी हमारे लिए आवश्यक है। मान के चलिए अगर पहाड़ का बात किया जाए, पत्थर का बात किया जाए, नदी का बात किया जाए, जिसमें जीवन नहीं है लेकिन फिर भी वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो ये सब आप लोग इसको लिख दीजिएगा। ये हो गया आप लोगों का पर्यावरण के कार्य। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अभी बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग टेंशन मत लीजिए, केवल आप लोग देखते रहिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 आप लोग देख सकते हैं। क्या है क्वेश्चन 4 में दिया गया है कि क्या निर्धनता और बेरोजगारी के बीच कोई संबंध है, समझाइए। देखिए इसमें क्या होता है, एक वित्तीय संबंध पाया जाता है। किस प्रकार का संबंध, पहले आप लोग संबंध को देख लीजिए, फिर जो मैंने ऊपर में डेफिनेशन लिखा है मैं आप लोगों को डेफिनेशन भी समझा दूंगा, अच्छे तरीके से बता दूंगा। आप लोग देख सकते हैं, मान के चलिए कोई व्यक्ति बेरोजगार है। क्या है, कोई भी व्यक्ति बेरोजगार है। अगर वो व्यक्ति बेरोजगार रहेगा, ठीक है, बेरोजगार माने क्या है कि उसके पास कमाने का कोई साधन नहीं है, आय का कोई साधन नहीं है। तो बेरोजगार से क्या हो रहा है कि आय का कोई साधन नहीं। अगर वो बेरोजगार है, बेरोजगार माने क्या, उसके पास कोई काम नहीं है, कमाने का कोई जरिया नहीं है, इसलिए तो बेरोजगार है। तो बेरोजगार माने हो गया कि आय का कोई साधन नहीं। अगर आपके पास आय का कोई साधन नहीं होगा तो आपका जो भी आवश्यकता होगा आप अपने आवश्यकता को पूरा कर नहीं सकते हैं। मान के चलिए अगर आपका आवश्यकता मोबाइल लेने का है, अगर आपका आमदनी नहीं है, आपका इनकम ही नहीं है, तो आप मोबाइल नहीं खरीद सकते हैं। तो आपका अगर इनकम नहीं रहेगा तो आप यहाँ पर कोई भी सामान को खरीद नहीं सकते हैं। अगर कोई सामान को नहीं खरीद पाएंगे, इसका माने क्या होगा कि हम वहाँ पर निर्धनता में ही हमें रहना पड़ेगा, गरीबी में ही रहना पड़ेगा। जैसे मान के चलिए हमारे यहाँ पूरा लाइन कटता है, हमें चलो एक पंखा लेना है, हम तो बेरोजगार है,
कमाने का साधन नहीं है, हम अपने आवश्यकता को पूरा नहीं कर पा रहे, यानी कि कमाने का यहाँ पर जैसे साधन नहीं है तो हम अपना आवश्यकता को नहीं पूरा कर पा रहे हैं, यानी हमें जो पंखा लेना पंखा हम लोग नहीं ले पाएंगे। इसका माने क्या है कि हम लोग जैसा जी रहे हैं वैसा ही हमें जीना पड़ेगा, यानी कि निर्धनता में ही रहना पड़ेगा। अगर हमारे पास पैसा नहीं रहेगा तो हमें क्या होगा, शिक्षा भी अच्छा नहीं मिल पाएगा, अच्छा कौशल नहीं मिल पाएगा, तो शिक्षा और कौशल में कमी। अब शिक्षा और कौशल में अगर कमी होगा तो फिर से आदमी तो बेरोजगार ही बन जाएगा ना। जिसके पास अच्छा शिक्षा होगा, जिसके पास अच्छा कौशल होगा उन्हीं को रोजगार मिलेगा, बाद में सब क्या होगा, बेरोजगार होगा। तो ये घूम फिर कर वहीं पर आ रहा है। देखिए बेरोजगार माने जिसके पास कोई कमाने का साधन नहीं है, कमाने का साधन नहीं रहेगा तो कोई व्यक्ति अपनी आवश्यकता को पूरा करने में सक्षम नहीं होगा, आवश्यकता को पूरा करने में सक्षम नहीं है, उसका निर्धनता में ही उन्हें जीना पड़ेगा। अगर निर्धनता में जी रहा उनके पास अगर पैसा कौड़ी नहीं है तो ना तो उसको अच्छा शिक्षा मिलेगा, ना ही अच्छा कौशल मिलेगा। और अभी के टाइम अगर अच्छा शिक्षा ना हो, अच्छा कौशल ना हो तो आपको रोजगार नहीं मिलेगा, यानी फिर से आप लोग क्या हो जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे। वही चीज को यहाँ पर मैंने लिख दिया है, आप लोग भी देख सकते हैं, आप लोग भी यहाँ पर पढ़ सकते हैं। देख लीजिए यहाँ पर मैंने क्या लिखा है। निर्धनता और बेरोजगारी के बीच वित्तीय संबंध है। यदि एक व्यक्ति बेरोजगार है तो उसके पास आजीविका का कोई साधन नहीं होगा, वो अपने जीवन की आधारभूत आवश्यकताएं खरीदने में भी सक्षम नहीं होगा, इसलिए वो निर्धन ही बना रहेगा। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि निर्धनता और बेरोजगारी के बीच धनात्मक संबंध पाया जाता है। बेरोजगार व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकता को पूरा नहीं कर पाता है। देखिए जो मैंने वहाँ पर बताया चित्र के माध्यम से वही चीज़ यहाँ पर मैंने लिख दिया है, आप लोग उसको नोट करिए, आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा। फिर आगे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि निर्धन व्यक्ति को अच्छी और उच्च शिक्षा प्राप्त करने में कठिनाई होती है, जिससे बेरोजगारी बढ़ती है। निर्धनता और बेरोजगारी के संबंध को एक चक्रीय वित्तीय चक्र के माध्यम से भी समझा जा सकता है, जो कि यहाँ पर मैंने आप लोगों को समझा दिया। इसको नोट करिए। फिर आगे चलते क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 के भारत में मानव पूंजी निर्माण की मुख्य समस्याएं क्या है, व्याख्या कीजिए। भारत में जो है ना मानव पूंजी निर्माण नहीं हो पाता है, क्यों नहीं हो पाता है, इसका क्या क्या समस्या है ये हमें बताना है। पहला पॉइंट क्या है कि निम्न प्राथमिकता क्षेत्र यानी कि आर्थिक विकास के लिए कृषि उद्योग आधारित संरचना आदि को सर्वोच्च यानी कि सबसे ऊपर, ठीक है, सर्वोच्च प्राथमिकता दिए जाने के कारण मानवीय पूंजी पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता। परिणाम स्वरूप मानव पूंजी निर्माण उचित प्रकार से नहीं हो पाता। मतलब यहाँ पर देखिए जो छोटी छोटी जैसे कि ये सब जो जैसे विकास है, जैसे कि कृषि पर, उद्योग पर, आधारित संरचना पर, ये सब के ऊपर यहाँ पर ध्यान दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर मानव पूंजी के ऊपर ध्यान नहीं जाता, इसलिए इसका उचित निर्माण नहीं हो पाता है। अब देखिए यहाँ पर अगला जो पॉइंट है क्या है कि क्षेत्र विषमताओं का होना, यानी कि मानव पूंजी निर्माण में विस्तृत पैमाने पर क्षेत्र विषमताएं विशेष बाधा पहुंचाती है। ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में इस तरह की विषमताएं अधिक मात्रा में देखी जाती है, जैसे कि शहरों में शिक्षा, स्वास्थ्य विशेष रूप में पाई जाती है, जबकि ग्रामीण अधिकांशतः इन्हीं बुनियादी सुविधाओं के लिए तरसते रहते हैं। जाहिर सी बात है ग्रामीण इलाका में हमें सही ढंग का एजुकेशन यानी कि शिक्षा भी नहीं मिल पाता है, जो आगे चलकर यहाँ पर जिससे क्या होता है बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, जो चीज़ यहाँ पर लिखा गया है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। आगे चलिए अगला जो प्रश्न आप लोग अगला जो यहाँ पर पॉइंट देख पा रहे हैं क्या, देख लीजिए कि निम्न उत्पादकता का होना। चूंकि मानवीय पूंजी निर्माण के बिना उत्पादकता में वृद्धि करना असंभव है, जो कि देश के आर्थिक विकास के लिए बहुत अधिक आवश्यक है। इसमें विनियोजित तरीके से प्रशिक्षण देकर हम उत्पादकता में अभूतपूर्व सुधार कर सकते हैं, तो इसको भी नोट करिए। फिर है जनसंख्या वृद्धि, कि देश में व्याप्त जनसंख्या के लिए जितनी मानव पूंजी उपलब्ध कराई जाती है, ठीक है। फिर क्या है जनसंख्या, ठीक है, जनसंख्या इसके अनुपात में कहीं ज़्यादा बढ़ती जा रही है। जाहिर सी बात है अभी के टाइम में जनसंख्या बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है, फलस्वरूप यह समस्या एक सबसे बड़ी समस्या बनकर सामने उभर रही है। नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि धारणीय विकास क्या है। चलिए समझते हैं धारणीय विकास को। तो धारणीय विकास भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए प्राकृतिक संसाधनों का वर्तमान समय में इस प्रकार प्रयोग करना जिससे आर्थिक विकास और पर्यावरण सुरक्षा के मध्य एक वांछित संतुलन स्थापित हो सके। मन देखिए क्या होगा, धारणीय विकास में वही होगा जैसे आने वाली पीढ़ी के लिए भी हम लोग सोचेंगे और अभी के टाइम में हम लोग संसाधन का यूज करेंगे, यानी कि अभी के टाइम में हम लोग संसाधन का इस प्रकार से यूज करेंगे ताकि आगे आने वाली जो पीढ़ी है, जो भावी पीढ़ी है, उनको भी किसी प्रकार कोई दिक्कत ना हो। अब यहाँ पर आगे की इसकी अवधारणा की व्याख्या कीजिए। चलिए इसकी अवधारणा मतलब किस प्रकार से ये जो इसका धारणीय विकास का कंसेप्ट आया है इसको हम लोग समझ लेते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर मैंने लिख दिया है क्या है कि धारणीय विकास की अवधारणा सर्वप्रथम ब्रैंडलैंड ने 1987 ईस्वी में प्रस्तुत की थी। इस शब्द का पहली बार प्रयोग IUCN ने अपनी रिपोर्ट विश्व संरक्षण रणनीति में किया था।
1987 ईस्वी में WCED ने आवर कॉमन फ्यूचर नामक रिपोर्ट में इस शब्द की परिभाषा दी। इस रिपोर्ट के अनुसार धारणीय अथवा स्थायी विकास वह विकास है जिसके अंतर्गत भावी पीढ़ियों के लिए आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमताओं से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी, ठीक है, देखिए आगे जो आने वाली हमारी पीढ़ी है उसमें हम लोग किसी प्रकार का समझौता नहीं करेंगे और वर्तमान पीढ़ी में भी क्या करेंगे कि आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। मतलब वर्तमान पीढ़ी में जो भी चीज़ होगा इसका तो हम लोग करेंगे ही, लेकिन आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी हम लोग को संसाधन को बचाकर रखना पड़ेगा। अतः पर्यावरण सुरक्षा के बिना विकास को सतत नहीं बनाया जा सकता। ये हो जाएगा इसका आंसर, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्या है देखिए कि निर्धनता निवारण सरकार की समृद्धि आधारित रणनीति की व्याख्या कीजिए। यानी जो निर्धनता निवारण, निर्धनता यानी कि गरीबी को हटाने के लिए सरकार ने क्या क्या यहाँ पर रणनीति बनाया है आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने हर एक चीज़ को पॉइंट बना कर लिख दिया। हमारे पास जो सबसे पहला जो पॉइंट है, हमारे पास जो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम। क्या है कि काम के बदले यहाँ पर अनाज दिया जाएगा। यानी कि यह कार्यक्रम 2004 में देश के सबसे पिछड़े 150 जिलों में लागू किया गया था। यह कार्यक्रम उन सभी ग्रामीण निर्धनों के लिए है जिन्हें मजदूरी पर रोजगार की आवश्यकता है और जो अकुशल शारीरिक काम करने के इच्छुक है। पहला बात तो देखिए उसको तो इतना एक्सपीरियंस नहीं है, उनके पास उतना टेक्निक नहीं है, वो अकुशल है, शिक्षित नहीं है। इस तरह के जो भी मजदूर है, मतलब ये जो योजना है पहला तो 150 जिलों में 2004 में लागू किया गया था। और इसमें क्या जो मतलब इस तरह के जो मजदूर है उनको क्या होगा यहाँ पर, जैसे काम करेगा और काम के बदले उनको क्या मिलेगा, तो अनाज मिलेगा, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं 2 नंबर में। देखिए यहाँ पर क्या है, 2 नंबर की प्रधानमंत्री रोजगार योजना। इस कार्यक्रम को 1993 में आरंभ किया गया। इसका उद्देश्य ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर सृजित करना। प्रधानमंत्री रोजगार योजना में क्या हो रहा है, गांव के इलाकों में और शहर के इलाकों दोनों इलाकों में क्या करेंगे, यहाँ पर जो शिक्षित है लेकिन बेरोजगार जो युवा है उनके लिए यहाँ पर रोजगार सृजन करने का यहाँ पर काम होता है। पॉइंट नंबर 3 की ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम। यानी कि इस कार्यक्रम को 1995 में आरंभ किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में स्वरोजगार के अवसर, ठीक है, जो यहाँ पर आपका जैसे ग्रामीण क्षेत्र हो गया, जो छोटे छोटे शहर हो गया, वहाँ पर स्वराज के अवसर क्या है, सृजित करना है। 10वीं पंचवर्षीय योजना में इस कार्यक्रम के अंतर्गत 25 लाख नए रोजगार के अवसर सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है। 4th नंबर में आप लोग देख सकते हैं, और 4th नंबर में क्या दिया हुआ है, तो 4th नंबर में प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। इस कार्यक्रम को 2000 में आरंभ किया गया। इस योजना के अंतर्गत गांव में मूलभूत सुविधाओं के लिए राज्यों को अतिरिक्त केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है। मतलब ये एक्चुअल में क्या है, इस कार्यक्रम को 2000 में पहला बार आरंभ किया गया और इस योजना के अंतर्गत क्या है कि गाँव में मूलभूत सुविधा, देखिए गाँव में जो मतलब जैसे बेसिक जो सुविधा होता है वो सब चाहिए, मतलब गाँव वाला को चाहिए होगा, और गाँव में इस तरह का जो मतलब सुविधा है इसको करने के लिए केंद्रीय सहायता भी प्रदान किया जाता है। ठीक है, आगे चलिए, आगे देखिए जो पॉइंट नंबर 5 यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, तो पॉइंट नंबर 5 है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005, यानी कि मनरेगा, जिसको हम लोग बोलेंगे मनरेगा, इसके बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। इस अधिनियम को सितंबर 2005 में पारित किया गया। इस अधिनियम का नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कर दिया गया। पहले था राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ठीक है, लेकिन अभी क्या हो गया, महात्मा गांधी भी इसमें ऐड हो गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत अगर आवेदक को 15 दिन के अंदर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया तो वह दैनिक बेरोजगारी भत्ते का हकदार होगा। इसमें ये चीज़ होता है। 5th नंबर नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास क्या है, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 है कि कृषि विपणन से आप क्या समझते हैं, भारत में कृषि विपणन प्रक्रिया की बाधाओं को लिखिए। तो कृषि विपणन माने हो जाएगा, कृषि विपणन वह प्रक्रिया है जिससे देश भर में उत्पादित कृषि पदार्थों का संग्रह, भंडारण, प्रसंस्करण, ठीक है, फिर आगे क्या है, परिवहन, पैकिंग, वर्गीकरण और वितरण आदि किया जाता है। इसमें देश भर में जितना भी यहाँ पर क्या होगा, जितना भी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर देश भर में जितना भी यहाँ पर क्या होगा, कोई भी जैसे कृषि के अंडर में जो भी उत्पादित जो चीज़ होगा उसको संग्रह किया जाएगा, भंडारण किया जाएगा, प्रसंस्करण किया जाएगा, ठीक है, उसका परिवहन किया जाएगा, पैकिंग किया जाएगा, वर्गीकरण किया जाएगा, वितरण किया जाएगा। ये सब चीज़ यहाँ पर कृषि विपणन में आता है। अब इसमें क्या क्या बाधाएं हैं आप लोग देख सकते हैं। पहला है यहाँ पर कि तोल में हेरा फेरी, देखिए तोल जब उसको तोला जाता है तो उसमें हेरा फेरी किया जाता है। खातों में गड़बड़ी, जो खाता है पासबुक है बैंक वाला उसमें गड़बड़ी होता है। बाजार में प्रचलित भावों का पता ना होना, बाजार में अभी किस प्रकार का भाव है, रेट है, ये पूछता नहीं है, सीधे दे दो, नुकसान यहाँ पर अपना ले लो, ठीक है। तो बाजार में अभी ये जो भाव है इसको भी पूछना चाहिए। अच्छी भंडारण सुविधाओं का अभाव, ठीक है, यहाँ पर अच्छा भंडारण भी नहीं है। किसानों में जागरूकता का अभाव, किसानों में जागरूकता नहीं है। किसानों के आय का निम्न स्तर, उन लोगों का किसान का जो आय है वो बहुत ही निम्न स्तर पर है, एकदम नीचे है, ठीक है।
साख विस्तार का अभाव, साख यानी कि लोन नहीं मिल पाता तो लोन विस्तार का अभाव, ये भी चीज़ हो जाएगा। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 9 देखें, जो कि हमारा यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्या है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि भारत में भू अक्षय के लिए उत्तरदायी कारकों की व्याख्या कीजिए। देखिए भू अक्षय को हम लोग भूमि अक्षरण भी बोलेंगे और इसको हम लोग भूमि निम्नीकरण भी बोलेंगे, तो तीनों का माने एक ही हो गया। देखिए इसका माने क्या होता है कि हम सभी जानते हैं कि भूमि संसाधन एक प्राकृतिक संसाधन है। यह हमारे लिए सभी जीव जंतुओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। इसी भूमि पर हम लोग खेती करते हैं तथा इसी भूमि को हम गोबर खाद इत्यादि देकर उपजाऊ बनाते हैं। लेकिन कभी कभार प्राकृतिक अथवा मानव निर्मित कारणों से मृदा की जो उपजाऊ शक्ति है, यानी जो इसका उर्वरा शक्ति है, यानी कि मृदा की आप लोग देख सकते हैं मृदा की यह उपजाऊ शक्ति है, यह लगातार क्या होता है, घटते जाते हैं, जिसे भूमि निम्नीकरण कहते हैं। उस भूमि में फसल भी नहीं के बराबर होता है, और जिस भूमि में भूमि निम्नीकरण हो गया है वहाँ पर फसल भी सही ढंग का नहीं होता है। अब बात यह है कि कारण, ठीक है, क्या कारण है। देखिए भूमि निम्नीकरण बोलिए या फिर भूमि अक्षरण बोलिए, दोनों का माने क्यों है। तो भूमि अक्षरण के कारण के भूमि अक्षरण के यहाँ पर लिखिए भूमि अक्षरण के निम्नलिखित कारण है, ठीक है, भूमि अक्षरण के निम्नलिखित कारण है या फिर भूमि निम्नीकरण के निम्नलिखित कारण है। आप दोनों में से कोई भी लिखिएगा, आप लोगों का काम बन जाएगा। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या कारण हमें दिया गया है, और दोनों में से एक लिखना। अगर अक्षरण बोलेगा तो अक्षरण लिखिए, निम्नीकरण बोलेगा तो निम्नीकरण लिख दीजिएगा। हमारे पास जो सबसे पहला है आप लोग देख सकते हैं क्या है कि भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण खनन है। अभी जो जैसे कि जो खान होता है उसको खनन करते मतलब जा रहा है, तो इससे भी क्या हो रहा है, भूमि निम्नीकरण हो रहा है। क्योंकि खनन के उपरांत खदानों को बहुत गहराई तक खोदा जाता है, जिससे एक बहुत बड़ा एरिया खनन के चलते बेकार हो जाता है। जैसे अभी धनबाद का बात कर लीजिए, धनबाद में क्या हो रहा है, हर तरफ से अभी कोयला मैंने खोदा जा रहा है, जिससे ये प्रॉब्लम हो रहा है। आजकल के लालची आदमी पैसा कमाने के चलते पेड़ पौधों के अंधाधुंध कटाई कर रहे हैं, जिससे भूमि निम्नीकरण बहुत तेजी से हो रहा है। वनों का कटाई हो रहा है, पेड़ पौधों का अंधाधुंध कटाई हो रहा है, जिसके चलते क्या है, भूमि निम्नीकरण भी हो रहा है। आगे देखिए क्या कि अधिक से अधिक पशु चराने से भी एक अच्छा खासा भूमि बेकार हो जाता है। अधिक से अधिक पशु चराने से नहीं, पशुचारण से भी क्या होता है, भूमि निम्नीकरण होता है। आजकल जगह जगह पर फैक्ट्री और कारखाना लगाया जा रहा है, जिससे निकलने वाले प्रदूषित पदार्थों को भूमि पर तथा जल पर छोड़ दिया जाता है, जिससे भूमि निम्नीकरण तथा जल प्रदूषण हो रहा है। इसको भी आप लोग नोट करिए। फिर आगे चलते हैं, आगे देखिए यहाँ पर आगे और क्या दिया गया, आगे देख लीजिए यहाँ पर आगे। फिर यहाँ पर दिया गया, देख लीजिए यहाँ पर क्या है कि किसी भूमि पर अधिक से अधिक सिंचाई करने पर उसकी उपजाऊ शक्ति कम होने लगती है और यह निम्नीकृत हो जाती है। अधिक से अधिक सिंचाई भी हमें नहीं करना चाहिए। जब हम लोग किसी भूमि पर कोई भी फसल रोपते हैं तो उसके अगल बगल बहुत सारे घास निकल आते हैं, जिसे खरपतवार कहते हैं। अगर ये घास को हम लोग रहने देते हैं तो भूमि की उपजाऊ शक्ति कम होने लगती है। आप देखेंगे जब भी कोई हम लोग सब्जी उब्जी लगाते हैं अपना बाड़ी में या फिर खेत में, तो क्या होता है, जो साइड में जो घास निकलते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। क्यों निकाल देते हैं, अगर उसको रहने देंगे तो यहाँ पर जो जमीन का जो उपजाऊ शक्ति है वो सही नहीं रहेगा, वो धीरे धीरे कम हो जाएगा और यहाँ पर फसल हमारा नहीं होगा। तो यहाँ पर ये रहा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए, जितना उसके वीडियो को शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।